मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका कंप्लीट कोर्स तैयार कराया जा रहा है। कक्षा 9, 10, 11 और 12 सबका बिल्कुल एक एक क्लास में शुरू किया हूँ। हर एक क्लास का अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि इसके पहले का पुराना वीडियो तो यहाँ है ही चैनल के प्लेलिस्ट में, लेकिन अब फिर नए सिरे से भी हम वीडियो सब डाल रहे हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों को डाल रहे हैं, जिसमें संस्कृत का कंप्लीट हो चुका है और काव्य में भी कुछ हो चुका है। आज हम लोग पंचवटी के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे, और यदि आप राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ते हैं तो सेम का सेम प्रश्न सबका सब मिल जाएगा। और अगर कहीं किसी दूसरे प्रकाशन के किताब से पढ़ते हैं तो जो प्रश्न नहीं मिलेगा उसका आप चाहें तो कमेंट में डाल के और उसका आंसर आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पहला जो आपके सामने स्क्रीन पे है, जो रेखांकित अंश है, तो रेखांकित अंश में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा अगर हम कविता पढ़ेंगे तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए, रेखांकित अंश है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है ना, ये वाला इतना ठीक। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें आपका जो ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचवटी, और रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। तो इस पद्यांश का जो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसका मैं आपकी सुविधा के लिए पूरा टाइप कर दिया हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। मैं ओरल पढ़ा करके भी इसको समझा सकता था, लेकिन हम सोचे कि लिख दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, कवि कहते हैं कि चांदनी रात में धीरे धीरे हवा के बहाने, नहीं बहने, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, हवा के बहने से पेड़ों की शिराएं माने ऊपरी शिखर हिल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हों। ठीक। तीसरा प्रश्न है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और यहाँ इसके नीचे एक प्रश्न और दिया है कि इसका एक अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसका जो दूसरा उदाहरण हो जाएगा तरणि, तारण नहीं है, तरणि है, तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय। तो ये आपका जो है कि पहले पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर है। दूसरा जो पद्यांश है यहाँ से, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो आपका ये जो रेखांकित अंश है वो ये है कि जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो आपके हर एक पद्यांश के नीचे जो प्रश्नोत्तर रहेगा उसमें पहला प्रश्न यही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उसका उत्तर सेम रहेगा, पंचवटी और मैथिली शरण गुप्त। अब आइए हम लोग इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि रात्रि के, छोटी की मात्रा होना चाहिए, रात्रि के समय जब सारा संसार सो रहा है तो यह कौन धनुर्धर अर्थात लक्ष्मण को संबोधित है जो जाग रहा है और पर्णकुटी की रखवाली कर रहा है। बस आप इतना लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पंचवटी और धनुर्धर में कौन सा समास है। तो पंचवटी में 5 वटों का समूह यानी कि द्विगु समास है, और धनुर्धर में धनुष को धारण करता है जो, अगर इतना ही रहेगा तो कर्मधार है, और धनुष को धारण करता है जो अर्थात अर्जुन, अगर ये हो जाएगा तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपका दोनों समास लिखा दिया हूँ, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकता है समास विग्रह के अनुसार। ठीक। आइए आपका तीसरा प्रश्न देख लिया जाए। इसका जो रेखांकित अंश हम केवल पढ़ेंगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्य कलाप। ये वाला, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। अब इसका जो रेखांकित अंश है, प्रश्नोत्तर तो पहला वही रहेगा जैसे कि पहले हम बता चुके हैं।
तो जो रेखांकित अंश है यह क्या होगा, देखिए। कवि कहते हैं कि नियत यानी विधाता रूपी नर्तकी यानी कलाकार का क्रियाकलाप अभी बंद नहीं हुए हैं, अर्थात हर क्षण प्रकृति में नया नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्योंकि लक्ष्मण एक शिला पर बैठ करके रात्रि के समय पर्णकुटी की रखवाली कर रहे हैं, चांदनी खिली हुई है, उसी समय का वर्णन है, तो इसका रेखांकित अंश इसी तरह से आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछ रहा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो शांत रस प्रयुक्त है, क्योंकि जो नायक हैं यानी लक्ष्मण इसमें इसके नायक हैं, तो लक्ष्मण चुपचाप शांत होकर के और प्रकृति का अवलोकन कर रहे हैं, तो इसमें कोई हलचल या किसी प्रकार का दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होगा, इसलिए यहाँ शांत रस होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, हाय बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, ये इतना आपका रेखांकित अंश है। हाय बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, तो आपका पहला प्रश्न तो वही हो जाएगा, पाठ का नाम मैथिली शरण गुप्त और पंचवटी हो जाएगा। रेखांकित अंश देखिए, कवि कहते हैं कि जब रात को सभी लोग सो जाते हैं तो यह प्रकृति ओस रूपी मोती इस धरती पर बिखेर देती है, ये आपका व्याख्या हो जाएगा। और जो तीसरा प्रश्न है, वसुंधरा, रवि, संध्या का दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए वसुंधरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पृथ्वी और धरा। रवि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दिनकर और दिवाकर। संध्या का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शाम और फिर सायंकाल। अगला देखिए अंगा वाला क्या कर रहा है, रेखांकित अंश। अंगा वाला रेखांकित अंश है, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, यह आपका रेखांकित अंश है। तो आइए हम रेखांकित अंश की तरफ चलते हैं। रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि लक्ष्मण सोचते हैं कि वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है तथा हम लोग अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु हमें वन में भैया और भाभी का सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, क्या ऐसा अवसर हमें अयोध्या में प्राप्त होगा? शायद नहीं। सोच रहे हैं कि शायद नहीं, लक्ष्मण यही सोचकर दुखी हैं। ठीक, लक्ष्मण यही सोचकर क्या हैं, दुखी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वन के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वन के 4 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, विपिन है, कानन है, जंगल है और कांतार है। ये 4 पर्यायवाची होंगे। तो इस तरह से आपका बहुत ही कम समय लेकर के आपके अभ्यास प्रश्नों को हमने हल करवा दिया है। और अगर इस पूरे पाठ का व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ कक्षा 9 हिंदी काव्य का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जो पाठ 1 से लेकर के सारा का सारा चैप्टर आपको पढ़ा करके अपलोड कर दिया गया है। आज इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।